जय श्री राम साथियों। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को लेकर के हम चर्चा जो कर रहे हैं उस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जो आपसे एक बात करनी है, बात ये है कि अगर अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारे वीडियोज़ आते हैं वो उम्मीद क्या करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आते होंगे और पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन सबसे भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर होती है। तो राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था सबसे लास्ट। आज हम राणा सांगा के बाद पढ़ेंगे उनके ही एक पुत्र राणा विक्रमादित्य के बारे में और राणा विक्रमादित्य के बाद पढ़ेंगे हम उदय सिंह के बारे में। तो उनसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कर लेता हूं। दोस्तों, राणा विक्रमादित्य जो थे वो राणा सांगा और रानी कर्मावती के पुत्र थे। ठीक है, अब रानी कर्मावती के पुत्र उस समय उनके ही एक पुत्र राणा रतन सिंह की क्या है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनको क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। अब विक्रमादित्य जब राजा बने तो ये उम्र में बहुत छोटे थे, तो इनकी माता कर्मावती ही राजकार्यों का संचालन करती थी। अब कर्मावती राजकार्यों का संचालन कर रही थी और उसी समय 1534 में एक ऐसी डेट जिस दिन गुजरात के शासक बाज बहादुर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ पे आक्रमण के कारण मेवाड़ की महारानी या उस समय की राजमाता जो रानी कर्मावती थी, उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी और राखी भेज करके उनसे ये निवेदन किया कि आप हमारी सहायता करें। लेकिन तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं से इन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली और सहायता नहीं मिलती देखने के कारण ही फिर इन्होंने विचार किया कि अब हमें स्वयं युद्ध करना होगा। लेकिन ये पता है कि विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे हैं, तो इन दोनों को तो इन्होंने अपने मायके बूंदी, जो उन दोनों का ननिहाल था, वहां भेज दिया और देवरिया के ठाकुर प्रतापगढ़ जो देवलिया में है वहां के ठाकुर बाघ सिंह से कहा कि आप ही मेवाड़ के राज चिन्हों को धारण करके इस युद्ध में भाग लीजिए। बाघ सिंह ने युद्ध में भाग लिया। युद्ध में भाग लेने के पर वो वीरगति को प्राप्त हुआ और वीरगति प्राप्त करने के बाद रानी कर्मावती ने लगभग 1300 महिलाओं के साथ क्या किया, जौहर कर लिया। यही चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। अब इसके बाद क्या होता है कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और बनवीर चाहता है कि वो हत्या कर दे उदय सिंह की भी। लेकिन हिंदुस्तान या आप कहें राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी त्याग वाली महिला मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को त्याग करके या चंदन के प्राणों का बलिदान देकर के तत्कालीन मेवाड़ के राजकुमार आपके उदय सिंह को बचाया और उदय सिंह को बचा करके उन्होंने कुंभलगढ़ में उन्हें रखा। कुंभलगढ़ में जो कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा देवपुरा, उन्होंने इनका लालन पालन किया और वहां से फिर इन्होंने धीरे धीरे चित्तौड़ को जीता कुंवर मालदेव की सहायता से। जो 1540 में जो मावड़ी का युद्ध लड़ा था, उसके बाद शेरशाह ने इन पर आक्रमण किया। शेरशाह के आक्रमण के बाद अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो ये सब हम कहानियां पढ़ेंगे। पर दोस्तों, आज हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हम त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी कहानी मां पन्नाधाय की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बनवीर ने जब विक्रमादित्य को मार दिया था तब बनवीर ने अपने राणा सांगा के अन्य पुत्र उदय सिंह को भी, जो उसका एकमात्र शत्रु बचा रह गया था, उसे भी मारने का प्लान बनाया। उदय सिंह सो रहे थे और उदय सिंह का पालन उस समय उनकी पन्नाधाय करती थी। तो पन्नाधाय जब उनका पालन करती थी तो और उनके साथ पन्नाधाय का एक स्वयं का भी पुत्र था, नाम था उसका चंदन। अब वो जब बनवीर गया पन्नाधाय के उस कक्ष में कि कहाँ है उदय, तो पन्ना को पहले पता चल गया था कि बनवीर उदय को मारने आ रहा है। तो उन्होंने उदय सिंह के कपड़े, उसके आभूषण, जो भी कुछ राज चिन्ह वगैरह सब थे, अपने पुत्र चंदन को पहना दिए थे और बनवीर को कहा कि
उदय सिंह यहाँ पर है तो उन्होंने उदय सिंह की बजाय चंदन को मार दिया बनवीर ने, और इस प्रकार पन्ना धाय ने मेवाड़ के प्रति त्याग और बलिदान की एक ऐसी कहानी रच दी जिसके साथ हिंदुस्तान के या राजस्थान के हर पुरुष का पौरुष भी हल्का पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि राजस्थान के हर पुरुष का पौरुष हर पौरुष पर भारी है, लेकिन यहाँ की वीरांगनाओं या यहाँ की स्त्रियों या यहाँ की नारियों का जो पौरुष है वो तो हर पुरुष के पौरुष पर भारी है। तो दोस्तों रानी पद्मिनी ले लीजिए, हाड़ी रानी सहल कंवर ले लीजिए, या फिर आप आपकी माता पन्ना धाय ले लीजिए, इन तीनों स्त्रियों ने, देखिए सबसे बड़े नाम है राजस्थान के इतिहास के, इन तीनों स्त्रियों ने जो राजस्थान के वीर महापुरुष हुए उनके बलिदान को भी बहुत छोटा बना दिया है। जो इनका बलिदान था वो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान कहलाया है। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा राणा विक्रमादित्य की। मैंने जब आपको सांगा पढ़ाया था, सांगा के बाद कहा था कि रतन सिंह कुछ समय के लिए शासक बने और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। आज हम पढ़ेंगे राणा विक्रमादित्य जो 1531 से 36 के बीच शासक रहे, लेकिन ये सांकेतिक शासक रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी, तो इनकी बजाय शासन कौन कर रहा था, राजकार्य कौन संभाल रहा था, इन्हीं की माता रानी कर्मावती। तो अब बात कर लेते हैं हम राणा विक्रमादित्य की। तो ये थे सांगा व कर्मावती के पुत्र, सांगा व कर्मावती के पुत्र कौन थे आपके, विक्रमादित्य। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 1534 में गुजरात के शासक बाज बहादुर ने मेवाड़ पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब मेवाड़ पर उसके आक्रमण के बाद जब बाज बहादुर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी। किसे भेजी? तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को राखी। अब हुमायूं ने इनकी चिट्ठी का, इनकी राखियों का कोई जवाब नहीं दिया, तो सहायता न मिलने पर पुत्र विक्रमादित्य वह उदय सिंह को बूंदी भेजा। और बूंदी क्या था, इनका मायका था। बूंदी भेजा और देवलिया के ठाकुर, देवलिया यानी प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह, क्या नाम है दोस्तों, बाघ सिंह को राज चिन्ह धारण कर युद्ध का नेतृत्व सौंपा। बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त। बाघ सिंह लड़ते हुए क्या हुए, वीर गति को प्राप्त। और ये तो आपको सबको पता है कि जब राजपूत पुरुष केसरिया करते थे तो वीर गति तक ये लड़ते रहते थे, और जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते थे यानी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद राजपूताने की महिलाएं कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं द्वारा जोहर, कितनी महिलाओं द्वारा, 1300 महिलाओं। और ये क्या कहलाया, चित्तौड़ का दूसरा साका।
पहला तो याद है ना, रावल रतन सिंह के समय 1303 अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी का जौहर। भूल मत जाना दोस्तों, ये था चित्तौड़ का दूसरा साका कर्मावती के नेतृत्व में। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग चित्तौड़ में साका कर देते हैं। अब 1536 में विक्रमादित्य की बनवीर द्वारा हत्या, बनवीर द्वारा हत्या। और ये जो बनवीर है ना, बनवीर, ये बनवीर कौन है? तो बनवीर है सांगा के बड़े भाई, सांगा के बड़े भाई, सांगा के बड़े भाई क्या नाम है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की दासी पत्नी का पुत्र, दासी पत्नी का पुत्र, क्या नाम है इसका? बनवीर। अब ये बनवीर ही क्या है? इसकी हत्या करता है। और बनवीर ने चित्तौड़ में महल बनवाया, चित्तौड़ में नौकोठा, क्या नाम है? नौकोठा या नवलखा महल बनवाया। किसने? बनवीर, महल बनवाया। देखिए सांगा और कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य। अब क्या है, इनकी उम्र होती है छोटी, तो राजकार्य कौन संभालेगा? कर्मावती संभालेंगी। अब 1534 में गुजरात के शासक बाज बहादुर ने क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इनकी कोई सहायता नहीं करी, नहीं की तो इन्होंने अपने बच्चे विक्रमादित्य उदय सिंह को बूंदी भेज दिया और देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कहा। बाघ सिंह युद्ध का नेतृत्व करते हुए केसरिया बाना धारण करके वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ क्या कर दिया? जौहर। 1300 महिलाओं के साथ क्या कर दिया? जौहर। जौहर क्यों करती थी राजपूत महिलाएं? जब पुरुष सभी वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, राजपूत महिलाएं इसलिए जौहर करती थी ताकि उनके सतीत्व, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, इनका क्या हो सके, इनकी रक्षा हो सके। तो क्या है, उसके लिए इन्होंने जौहर यानी खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। इसे चित्तौड़ का दूसरा साका कहते हैं। पहला साका मैंने आपको बताया था पद्मिनी और रावल रतन सिंह के समय हुआ था। उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि 1536 में विक्रमादित्य बनवीर की हत्या कर देता है, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। और बनवीर कौन है? बनवीर राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज की दासी पत्नी का पुत्र, और जो चित्तौड़ में क्या बनवाता है? नौकोठा और नौलखा महल बनवाता है। तो ये बात कर ली हमने आपके राणा विक्रमादित्य की। अब विक्रमादित्य के बाद दोस्तों हम बात करेंगे महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह कौन है? उदय सिंह है आपके महाराणा प्रताप के पिता। तो उदय सिंह क्या करते हैं कि उदय सिंह का जब समय आता है ना, उदय सिंह को सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि पन्ना धाय ने बचाया, और फिर पन्ना धाय के बचाने के बाद ये कुंभलगढ़ में रहे, और कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने इनका क्या किया? लालन पालन किया। आशा देवपुरा के द्वारा लालन पालन के बाद मारवाड़ के जो कुंवर मालदेव हैं, उन कुंवर मालदेव की सहायता से इन्होंने फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। और राज्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध का नाम था मावड़ी का युद्ध। और मावड़ी कहाँ है? आपके उदयपुर में। उससे इन्होंने चित्तौड़ का शासन हासिल किया। फिर उसके बाद शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और अंत में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567 में। और जयमल फत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना को खूब टक्कर दी, और अंत में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? कुछ समय के लिए चित्तौड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो गया। और अकबर ने चित्तौड़ में क्या मचाया था? कत्लेआम मचाया था। तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब विक्रमादित्य की हत्या कर ली, तो क्या होता है कि पन्ना धाय अपने पुत्र राणा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद बात करूंगा अब मैं दोस्तों आपसे उदय सिंह की। किसकी बात करूंगा? उदय सिंह। उदय सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1537 से लेकर के 1572, लगभग 35-36 साल के करीब इन्होंने क्या है? शासन किया। 35 साल तो पूरा ही किया, और उसके अलावा जो भी किया है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। पन्ना ने अपने पुत्र
चंदन का बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर, बलिदान देकर इनको बचाया, बलिदान देकर इनको कुंभलगढ़ में सुरक्षित रखा, कुंभलगढ़ में सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखा। ठीक है दोस्तों, अब कुंभलगढ़ के जो किलेदार हैं, कुंभलगढ़ के किलेदार, उन किलेदार का नाम क्या है? आशादेवपुरा। तो कुंभलगढ़ के किलेदार, कुंभलगढ़ के किलेदार आशादेवपुरा ने लालन पालन किया, आशादेवपुरा ने इनका क्या है? लालन पालन किया, लालन पालन किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि इनका लालन पालन किसने किया? आशादेवपुरा ने। फिर 1537 में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में मालदेव की सहायता से राज्याभिषेक, मालदेव की सहायता से राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? 1540 मावड़ी का युद्ध, मावड़ी का युद्ध। ठीक है, कहाँ है ये? उदयपुर। मालदेव की सहायता से, मालदेव की सहायता से बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार, बनवीर को हराकर चित्तौड़ की पैतृक सत्ता प्राप्त की, चित्तौड़ की पैतृक सत्ता प्राप्त की। किसने प्राप्त की? आपके उदय सिंह ने। उसके बाद इन्होंने अखैराज सोनगरा, अखैराज सोनगरा व खैरवा के ठाकुर, खैरवा के ठाकुर, खैरवा के ठाकुर का नाम क्या था? जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के जैत्र सिंह की पुत्रियों से, इन दोनों की पुत्रियों से विवाह कर, क्या किया दोस्तों? विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की, अपनी स्थिति मजबूत की। किसने मजबूत की? आपके राणा उदय सिंह ने मजबूत की। इसके बाद क्या होता है कि 1543 में आपके शेरशाह क्या है? चित्तौड़ पे आक्रमण की तैयारी करता है। 1543 में चित्तौड़ पर शेरशाह के आक्रमण की खबर पाकर, शेरशाह के आक्रमण की खबर पाकर, इनको खबर मिली कि शेरशाह आक्रमण कर रहा है। खबर पाकर किले की चाबियां, किले की चाबियां या कुंजियां, किले की कुंजियां शेरशाह को सौंपी, शेरशाह को सौंप दी। शेरशाह ने ख्वास खां को, किसको? ख्वास खां को, शेरशाह ने ख्वास खां को प्रशासक बनाया। क्या बनाया? प्रशासक बनाया। मतलब चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना दिया? ख्वास खां को बना दिया। इसके बाद 1557 में अजमेर के हाकिम खान पठान, अजमेर के हाकिम खान पठान को पराजित किया। हाकिम खान पठान को पराजित किया, पराजित किया।
देखिए, जब आपके शेरशाह ने ऐसा प्लान बनाया कि मैं अब चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा, दोस्तों जब रावल रतन सिंह पढ़ा रहा था मैं तभी आपको एक बात बता दी थी कि अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण सिर्फ इसीलिए किया था चित्तौड़ पर, क्योंकि चित्तौड़ जो था वो सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस वजह से चित्तौड़ पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ। अब देखिए, सिर्फ अलाउद्दीन ही नहीं करता है, अलाउद्दीन के बाद एक मुख्य राजा होता है बादशाह आपका शेरशाह, शेरशाह भी करता है, शेरशाह के बाद अकबर भी करता है। तो जिन लोगों को अपना राज्य बढ़ाना था, जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे, उन सभी ने क्या है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चाहे वो आपके अलाउद्दीन हो, चाहे वो शेरशाह हो, और चाहे कौन हो, अकबर। अब इसके बाद ये क्या करता है कि शेरशाह से इन्हें पता था कि अभी हम उम्र में बहुत छोटे हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ी सेना नहीं है, तो युद्ध करने से बढ़िया है कि उसी को क्या इन्होंने चाबियां ही सौंप दी। तो शेरशाह ने क्या है, इनको क्या दे दिया कि प्रशासक नियुक्त कर दिया आपके चित्तौड़ का ख्वास खां को। किसने नियुक्त किया, शेरशाह ने। फिर जब ये थोड़े देखिए उम्र इनकी बढ़ती जा रही है, इनमें शक्तियां आ रही है, इनकी सेना संगठित हो रही है, तो 1557 में इन्होंने अजमेर के हाकिम खान पठान को भी पराजित कर दिया। तो ये बात हमने उदय सिंह के बारे में भी कुछ की है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1567 में आपके एक मुगल बादशाह होते हैं अकबर। अकबर करेंगे आक्रमण किस पर, अकबर करेंगे आपके चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण। तो उस समय क्या करेंगे कि चित्तौड़ पर जैसे ही आक्रमण होगा तो आक्रमण की जिम्मेदारी किसको दे जाएंगे, किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को दे जाएंगे। फिर जयमल और फत्ता किले की सुरक्षा करेंगे, लड़ते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब वो देख लेते हैं, उससे पहले इन्होंने जो और भी कुछ कार्य किए थे वो देख लेते हैं। 1559 में उदयपुर शहर बसाया, उदयपुर शहर बसाया, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 1559 में उदयपुर शहर इन्होंने बसाया, और उदयपुर में ही इन्होंने उदय सागर झील व किसका निर्माण करवाया, उदय सागर झील के अलावा एक तो उदय सागर झील का निर्माण, और उदय सागर के साथ साथ इन्होंने जो दूसरा निर्माण करवाया था वो था मोती मगरी के सुंदर महल। मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया, आपके उदय सिंह ने करवाया। ये तो हो गया उदय सिंह की बात। अब 1562 में इन्होंने एक तो मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, वो क्या था, पराजित हो चुका था। मालवा के 1562 में मालवा के पराजित शासक बाज बहादुर, देखिए अकबर इस समय शासक बन चुका था और अकबर से ही ये हार करके आया था। बाज बहादुर तो इसको क्या है, मेवाड़ में शरण दे दी थी उदय सिंह ने। बाज बहादुर व मेड़ता के जयमल को शरण दी, जयमल को इन्होंने क्या दी, शरण दी दोस्तों। फिर उसके बाद 1567 में क्या है, आपके अकबर किले पर क्या करेगा, चित्तौड़ पर आक्रमण। 1567 अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया, चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पे आक्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, व्यापारिक और सामरिक स्थिति। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। किले की रक्षा का भार, किले की रक्षा का भार जयमल व फत्ता को सौंपकर जयमल व फत्ता को सौंपकर उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। गिरवा की
पहाड़ियों में चले गए। अब गिरवा की पहाड़ियों में चले गए तो ढूंढने के लिए अकबर ने देखिए अकबर जो है इन्होंने क्या है ढूंढने के लिए हुसैन कुली खां को भेज दिया था। ढूंढने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा। ठीक है। अब कई दिनों तक अकबर की सेना वहां पड़ी रही और फिर 1568 में तो क्या हुआ, आखिरकार 1568 देखिए अक्टूबर से चित्तौड़ पर आक्रमण है, लेकिन चित्तौड़ मैंने रावल रतन सिंह के समय बताया था उसके अंदर ही पूरा गांव रहता था, उसमें कृषि होती थी, तो इनके पास खाद्यान्न बहुत लंबे समय तक का होता था, इसलिए इनको बाहर की दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। किले के दरवाजे बंद करके अंदर रह गए। फिर आपके क्या नाम है फरवरी 1568 में 24 फरवरी 1568 को जयमल व राजपूत मतलब इनको आप कह दीजिए कि राजपूतों ने केसरिया बाना धारण कर, वही केसरिया करेंगे एक बार फिर से, केसरिया बाना धारण कर क्या करी, केसरिया बाना धारण करके युद्ध किया। अब आपके जो क्या नाम है जयमल जो है वो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ कर के युद्ध कर रहे थे और वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। किसने प्राप्त की, आपके जयमल ने प्राप्त की। और आपको याद होगा कि कल्ला राठौड़ को इसी कारण क्या है 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। 2 कल्ला के और 2 किसके थे, जयमल के थे। 2 किसके थे, जयमल के थे। और इसके बाद ये जयमल हो गए, इसके बाद कल्ला राठौड़ व फत्ता सिसोदिया भी क्या है वीरगति को प्राप्त हुए। कल्ला राठौड़ व फत्ता सिसोदिया भी वीरगति को प्राप्त। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर आपके क्या नाम है फत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर, क्या नाम है दोस्तों, फत्ता की पत्नी है फूल कंवर, उसके नेतृत्व में एक बार फिर से जौहर होगा और ये क्या कहलाएगा चित्तौड़ का तीसरा साका। क्यों, क्योंकि इन्होंने तो क्या है केसरिया कर दिया सभी पुरुषों ने, तो अब महिलाएं क्या करेंगी, जौहर करेंगी। तो वो भी हम देख लेते हैं। फत्ता की पत्नी का क्या नाम, फूल कंवर। हाँ तो दोस्तों अब क्या होगा कि पत्ता की जो पत्नी है ना फूल कंवर, उसके नेतृत्व में जौहर, पत्ता की पत्नी, पत्ता नहीं फत्ता, फत्ता की पत्नी फूल कंवर, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। जौहर जो ये क्या कहलाया, चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाया है। पत्ता की पत्नी थी जो फूल कंवर, उसके नेतृत्व में क्या हुए, क्या कर दिया इन्होंने, सॉरी जौहर कर दिया, और ये क्या कहलाया, तीसरा साका कहलाया। अब देखिए जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां जो हैं वो कहाँ है, चित्तौड़ में है। तो जयमल, फत्ता,
व कल्ला राठौड़ की छतरियां चित्तौड़ में है, क्योंकि इन्होंने इतने बहादुरीपूर्ण कार्य किया था, तो इनकी छतरियां कहाँ हैं? चित्तौड़ में। और देखिए अकबर भी इनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हो गया था कि इनकी गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, या आप कह सकते हैं कि हाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर इसने लगवाई थी। तो ठीक है, तो जयमल व फत्ता की बहादुरी से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी हाथी पर चढ़ी हुई गजारूढ़, हाथी पर बैठी, गजारूढ़ का मतलब ही क्या है? हाथी पर बैठी गजारूढ़ पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति, पाषाण मूर्ति आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई, अकबर ने भी इनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि आप ही अब आगरा के किले की क्या करोगे? रक्षा करोगे। इन्होंने इतनी बड़ी क्या है? कार्य किया था। इसके बाद अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया। 25 फरवरी 1568 अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया। वह 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर को मुगल वंश का सबसे सहिष्णु शासक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि अकबर सहिष्णु नहीं था, बस राजनीति में निपुण था। उसके जो सलाहकार थे वो काफ़ी निपुण थे, जो उसको सलाह दिया करते थे कि आप ऐसा कार्य किए जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आपके साथ रहे। फिर चित्तौड़ हार गया, तो चित्तौड़ के पतन से राणा बीमार हो गया। चित्तौड़ के पतन से राणा बीमार हुआ। चित्तौड़ का जब पतन देख रहे हैं तो आपके राणा बीमार हो गए, और 28 फरवरी 1572 को चित्तौड़ के पतन से राणा बीमार हो गए, और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का स्वर्गवास हो गया। उदय सिंह का क्या हुआ दोस्तों? स्वर्गवास हो गया। तो ये कहानी थी आपके उदय सिंह की। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और अकबर ने वहां पे 30,000 लोगों का क्या है? कत्लेआम करवाया था। दोस्तों, विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में इतना ही। आगे की क्लासेस जब होंगी तब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसकी स्वाभिमानिता और त्याग और बलिदान का पूरे विश्व में एक अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ ही जितना हो सके इन वीडियोज को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके पटवार का रीट का पेपर होगा अलग से, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के लिए ये जो हमारी क्लासेज आप सबको बहुत ही ज्यादा मूल्यवान रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।